हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ हैं पीयूष कुमार, जिन्होंने गेट 2021 में 173 रैंक स्कोर किया है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने गेट 2021 का प्रिपरेशन किया था और क्या इनका स्ट्रेटजी था। उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो पीयूष, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड could you please like to tell me about yourself? Yes, sir. Myself Piyush Kumar, and I am from Ara, Bihar, and currently I am pursuing my BTech in Electronics and Communication from MNNIT Allahabad. Uh, I have scored 56 marks and 173 rank in the GATE 2021. Okay, great. पीयूष, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट देखा था तो आपका क्या रिएक्शन था? सर रिएक्शन थोड़ा सा डल था, क्योंकि वो एक एमटीए आईआईटी वालों ने जो उन्हें जिधर देना चाहिए था इसी में उधर नहीं दिया, कहीं और दे दिया माइनस, मतलब किसी एक दूसरे क्वेश्चन में दे दिया, तो उसके चलते थोड़ी मेरी रैंक फ्लिप कर गई, पीछे चली गई। थोड़ा सा डल था, लेकिन बाद में मतलब कि वो लगा कि वो लक का चांस है, बाकी सारी चीज़ें सही। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका प्रिपरेशन जर्नी क्या था, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और क्या सर एक्चुअली रिसोर्सेस थे आपको प्रिपरेशन के लिए? यस, सीरियसली प्रिपरेशन तो सर फाइनल ईयर में लॉकडाउन लगने के बाद ही स्टार्ट हुआ था कि वो और रिसोर्स के सर एक्चुअली मेरी सारी बुक्स वगैरह कॉलेज में थे, तो मेरे पास कोई भी ऐसा एज सच रिसोर्स नहीं था। बस एक दो सब्जेक्ट के, जैसे वो हो गया एनालॉग और ईडीसी का, मेरे पास नोट्स पड़ा हुआ था, जो मैं लेके आया था कि मैं एक महीने में, अगर एक महीने ये लॉकडाउन लगेगा तो मैं एक महीने में इनको कवर कर लूँगा। बाकी और किसी भी सब्जेक्ट का मेरे पास रिसोर्स नहीं था, तो मैंने वो बाकी अनअकैडमी से ही पढ़ाई की उसके बाद। Okay. तो क्या सीक्वेंस रहा है आपका? जैसे अगर कोई भी बच्चे इसी ब्रांच के हैं तो वो किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? क्या बेस्ट रहेगा अगर वो किस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे तो उनको ज्यादा से सर ज्यादा बेनिफिट हो सकता है प्रिपरेशन, जैसे जो आई अभी वुड फर्स्ट रिकमेंड टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं? Sir, I would recommend them to start by network theory, then deal with control system, and then go to signal system and then communication system. I will recommend them also that please uh, beware of the toughness of EMT. So make it a last chapter, because by then you will be in the well worse shape, mental shape to go for the gate. So you can bear that toughness of EMT. So make it in the last phase EMT. बाकी नेटवर्क थ्योरी सिग्नल्स भी कर सकते हैं, या कंट्रोल मींस नेटवर्क थ्योरी से अगर वो स्टार्ट करेंगे तो आगे वाले सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड होते जाएंगे। मैथ्स एक रेगुलर, और मैथ्स के बारे में एक एडवाइस देना चाहूँगा, मैथ्स किसी को एक मंथ में नहीं आ सकती है, मतलब आप उसमें स्कोर एक मंथ में नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। मैथ्स मैं कहूँगा कि वो शुरुआत से ही, मतलब कि उसमें कम से कम 5 महीना दें, कि वो धीरे धीरे एक दिन में एक लेक्चर अटेंड करते हुए जाएँ आगे। प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस होती है। Yes. तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए क्या स्ट्रेटजी था? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेना चाहिए या लास्ट में करना चाहिए? क्या आपका ये सजेशन? मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे आप नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो, आप नेटवर्क्स करते चलो, साथ में आप मैथमेटिक्स की क्लास भी अपनी रेगुलर बेसिस पे चलते रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स सर आप जब तक 2 बार रिवीजन नहीं करोगे, तो अगर जैसे बहुत सारे ब्रांचेस का क्वेश्चन मैथ्स में इजी भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में पेपर टफ आते हैं मैथ्स के, तो अगर आपकी प्रैक्टिस सही से ना, इसमें ढूल मूल रवैया रहा तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ्स को हमेशा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखो। शुरुआत से नेटवर्क के साथ चलाओ, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म हुआ, फिर आपका जब कंट्रोल शुरू होता है तो मैथ्स का दूसरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तीसरा स्टार्ट होता है तो मैथ्स का तीसरी चीज खत्म हो जा रही है। मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या रिसोर्सेस को फॉलो किया था? जैसे प्रैक्टिस के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है तो वो प्रैक्टिस के लिए क्या रेफर करे उन चीजों को?
सर एक्चुअली तो आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था वही काफ़ी था, मतलब बेसिकली उतना ही कर लेना और उसको रिवाइज कर लेना, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू हर एक मतलब हर एक ब्रांचेस के पीवाईक्यू अगर आप करने जाएंगे तो ही वो सफिशिएंट मटेरियल है, उसी को लगातार करते रहने से आपका ब्रेन हर एक डायमेंशन में ओपन हो जाता है। और यही बात मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि बार बार जो भी नोट्स हैं, नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशंस में हम देखें तो उसी पे बेस्ड रहता है। ठीक है? तो हमारा भी यही एक मानना है, और बच्चों को भी यही एक स्टार्ट, जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें यही करना चाहिए कि मैथमेटिक्स पहले प्रिपेयर कर देना चाहिए, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड उसको एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यस सर। ठीक है। तो मैं आपसे ये भी जानने का कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे अगर आप प्रिपरेशंस करते हो तो प्रिपरेशंस के फेज में क्या होता है ना कि काफी बच्चे का अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या इस तरह के, तो कैसे आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सर यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे बेसिकली मेरे अंदर एक ये डिमेरिट थी जेई के टाइम पे कि मैंने जेई मेंस का पेपर लिटरली 1 महीने में लास्ट में पढ़ के क्रैक किया था, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब काफ़ी लाइटली ले रहा था। जब एलएन के किसी एक टेस्ट में जेई मेंस से 1 महीने पहले मेरे मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए, तो उसके बाद मैंने वो चीज़ें खींच के मतलब कि उस टाइम पे मेरा स्टडी आवर एक एक दिन का 15 से 16 घंटे चला गया था। उसके बाद वो 1 महीना चला और उसके बाद जैसे ही वो रैंक आ गई फिर वो डाउन आ गया, मतलब कि फिर वो 2 घंटे 1 घंटे पे आ गया, तो जेई एडवांस का रिजल्ट फिर एडवर्स हो गया मेरा। तो मैं वही चीज़ बच्चों को कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेशन के तलाश में हैं तो वो 1 महीना 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। आपको तलाश करनी है एक ऐसे वजह की जिस वजह के कारण आप रेगुलरली उसको चेज़ करते रहें। तो फिर मैंने वो चीज़ गेट में गलती नहीं की, पहले मैंने अपने अंदर जो जो मेरे अंदर कमियां थी उसको पहले एक बार डायरी में लिखा, उसके बाद उसको मैंने सीधी एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि पहले 2-2 घंटे में जैसे आपकी क्लासेस 2 घंटे की होती है लाइव क्लास, तो मैंने वो 2 घंटे की क्लास एक बार में देखना शुरू किया कि हाँ, दिन में मेरे को 2 ही लेक्चर देखने हैं। मैं सेल्फ स्टडी अभी नहीं करूँगा, लेकिन 2 घंटे में वो कमी मैंने हटाई। फिर मैं उसके बाद गया कि मेरी कंटिन्यूटी बार-बार ब्रेक हो जाती है कि मतलब कि 3 दिन मैंने क्लास की, फिर चौथे दिन मन नहीं करता है कि इसको बाद में कर लेंगे, वैसी चीज़ें आने लगती हैं। तो उस चीज़ को हटाइए, तो इन सारी चीज़ों को आप तभी हटा पाइएगा जब आपके पीछे एक वजह होगी आपके बेटर लाइफ की, बेटर फ्यूचर की, तभी वो चीज़ें हो पाएँगी। नहीं तो आप 1 महीने मोटिवेट रहिएगा, फिर डिमोटिवेट हो जाइएगा। फिर आप किसी और जगह, किसी यूट्यूब पे किसी चैनल के पीछे भागिएगा कि वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो वो चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं सर, वजह परमानेंट होता है मतलब कि आपको सक्सेस अपनी के लाइफ लिए सुधारनी है, रियल आपको कहीं मोटिवेशन अच्छी जरूरी जगह जाना है। यस सर, मतलब आपको अपनी फैमिली की स्टेटस को ऊपर लेके आना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कोई एक ऐसी सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है, एक बहुत छोटी वजह भी एक बहुत बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करवा सकती है। तो वो वजह एक बार आपको अपने मेंटल में शांति से बैठ के उस चीज़ का आंसर करना है। है। और जैसे डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे होता क्या है कि बहुत बच्चे जो है ना लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर पाते हैं, या कुछ देर पढ़ रहे हैं फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप या फेसबुक या इन सारे जो सोशल मीडियाज हैं, तो उसके कारण काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसा कि मैं आपके बारे में जानता भी हूँ, तो आप ये भी चीजों को शेयर करें कि कैसे आप मतलब जो टॉपिक के बियॉन्ड भी इतने सारे जो आपके पास नॉलेज हैं उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और कैसे इन चीजों को आप मैनेज कर रहे हो, उसके अलग से भी टाइम कैसे निकाल लेते हो इन सभी चीजों के लिए? सर बेसिकली मैं वो चीज़ करता हूँ इसलिए मैं कम डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मतलब मेरे पास जैसे मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मेरे को, जैसे गेट का एग्ज़ाम है तो आपको धीरे धीरे पीक करना पड़ता है। मतलब एक एथलीट माइंडसेट से अपने आप को ट्रेन कीजिए। जैसे मैं यूएफसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं एमएमए फाइटर्स की हमेशा वो देखते रहता हूँ कि क्या मतलब कि उन लोगों के लिए तो स्पैन ऑफ सेकेंड में उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आइदर आपका पंच कनेक्ट हुआ तो आप चैंपियन हैं, अगर आपका पंच नहीं कनेक्ट हुआ, सामने वाले का कनेक्ट हो गया, तो आप चैंपियन नहीं हैं। तो मैं वही चीज़ देखता यस। हूँ कि उसके पीछे 5 महीने की सीरियस ट्रेनिंग होती है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को स्टेप अप करते हैं। पहले वो 3 घंटे जिम में बिताएंगे,
फिर वो 1 महीने बाद 4 घंटे पे लेके जाते हैं, फिर 1 महीने बाद 5 घंटे पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो स्टेप पीक करते हैं। तो मैं वही चीज़ बताता हूँ लोगों को कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि तुम उस तरीके से कैसे देख पाते हो, तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत में अगर तुम गेट की तैयारी के लिए जा रहे हो तो डेली का 4 घंटे का ही बैठने का शेड्यूल बनाओ, लेकिन वो 4 घंटे ईमानदारी से टाइम टेबल के साथ बैठो, अपने आप को 1 महीना उस पर ट्रेन करो। बाकी जो तुम्हारे पास 6 घंटे 8 घंटे हैं, उसमें अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क से जोड़ लो। जैसे मैं पूरा पे काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स के बारे में लिखता हूँ, तो उसके लिए तुमको ऐसे तो कोई सर लिखेगा नहीं, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में विचार रखने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया, चाहे उसके विषय में पहले आपको जानना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसके उसके पीछे उसका रैशनल क्या है, तर्क क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, तुम क्या सोच रहे हो। तो इससे एक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। आप किसी भी डोमेन में कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में तो बाहर जाके खेल लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी को एक नया डायमेंशन मिला रहता है, जो कि आपको मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के तरफ जाने से रोकता है। वो आपको उस तरफ नहीं जाएगा, आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में रहेगी कि पढ़ना है, फिर जाके खेलना है, फिर आके पढ़ लेना है। गेन हो गया तो फिर आपको खुद अगर मोमेंटम टूटता है तो फिर आपको दुख हो जाता है, नहीं नहीं कल से फिर से रीगेन कर लेंगे। पीयूष, आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब जैसे आपका गेट में जो रैंक है 173 आया है, तो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? एमटेक परस्यू करना है, या आप पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कोई और भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ और टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस करें। सर एक्चुअली तो अभी रैंक आई है, तो मैंने अपने मतलब घर में बात की है, तो उन्होंने बोला कि देखो एक बार तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तुमको उसके बाद जो करना है वो करो, हम लोग कोई नहीं बोलेगा घर में। तो मैं अभी सर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ। मीन्स उसकी मैं बोलना चाहूँगा, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आने वाला टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। वो कोरोना ने हर चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया है। आने वाला टाइम स्किल को अपने आप को स्किलफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आगे आने वाला प्लान है कि मैं अगर एक बार सेटल हो गया अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में या बात की डीआरडीओ के एग्ज़ाम में, तो मैं उसके बाद अपने आप को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग करूँगा। मीन्स हायर ग्रेट। प्रोफेशनल लेवल। और जैसा कि मुझे पता है कि आप इलॉन मस्क से भी काफी इंस्पायर्ड हो। यस सर, मेनली सर और जो एलॉन मस्क यस यस पहली बार। यस सर, यस सर, आप बोल यस रहे यू थे कैन कुछ। से प्रोसीड। नहीं, आप बताएं, कुछ अगर बताना चाहते हैं बताइए। सर बेसिकली एलॉन मस्क को ना, मैं जब इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था तब मतलब कि उनके बारे में एक आर्टिकल छपी थी इंडिया टुडे में, तो मैंने उसको पढ़ा था। तो वो मतलब कि इस तरीके से मैंने जब देखा ना कि वो सीईओ है स्पेसएक्स के, टेस्ला के, न्यूरालिंक के, सोलर सिटी के, बोरिंग कंपनी के, तो मैंने बोला कि या तो मतलब कि जनरली क्या होता है ना सर कि बड़ी बड़ी इतनी बिग कॉरपोरेशन एक अम्ब्रेला के अंदर चलती है, जैसे गूगल अल्फ़ाबेट के अंदर चलता है, एप्पल अपने अंदर बहुत सारी कंपनियों को समेटे हुए है। तो मैंने बोला कि ये किसी एक और कॉरपोरेशन के अंदर चल रही होंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर नहीं चल रही हैं, इंडिजीनियसली चल रही हैं, और उसका सीईओ एक है, मतलब उसका मालिक एक है, एलॉन मस्क सर। ये अपने आप में मतलब कि एक बहुत ही अलग तरीके की चीज़ हो रही थी जो मेरे को समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैं और ज़्यादा मेस्मराइज होते गया उस इंसान के बारे में कि दिन का 24 घंटा इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कोई इंसान कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने मतलब कि फिर उसके बाद मैं जितना पढ़ते गया उतना इंस्पायर होते गया, मेस्मराइज होते गया। तो फिर मैं मतलब कि आज भी उस इंसान के हर एक लाइन के बारे में मतलब कि मैं हमेशा फैसिनेटेड रहता हूँ कि वो कब क्या बोलने वाला है इंसान। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कभी भी अगर गेट का प्रिपरेशन करना है तो उसे ऑफलाइन कोचिंग करना जरूरी होता है, या उनमें अभी जो है एक मिसकंसेप्शन ये भी बना हुआ है कि ऑनलाइन बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपका क्या सजेशन है कि सेल्फ स्टडी और बस एक कहीं से भी अगर कुछ मटेरियल मिल जाता है तो वो बेस्ट है, या एक कंपलसरी है ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी करना?
सर एक चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि बेसिकली सर अगर ऑफलाइन में आपकी एक बार क्लास मिस हो गई तो मतलब मिस हो गई। अब उसके बाद आप अगली क्लास में जाते हैं तो वो कंटेक्स्ट कौन सा नेटवर्क किधर से जुड़ रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं लगेगा कम से कम अगले दिन। तो उसके बाद आप जाओगे डबल मेहनत करोगे तो पूरा उसको कवर आप मैनेज कर पाओ चीज़ों को। ऑफ ऑनलाइन क्लास में वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर बाई चांस आपका किसी कोई क्लास मिस हो गया, दिन में मिस हुआ, रात को आप बैठ के उसको अगर आप सिंसियर हो, यू आर सिंसियर एनफ, तो आपके पास ये ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास में कि आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रख सकते हो। या मतलब कि अगर आप सिंगल नाइट डे स्टूडेंट वाले स्टूडेंट हो तो तुम एक दिन में भी 5-5 लेक्चर भी देख सकते हो। मतलब कि वो सर दोनों दोनों एरिया में आपको बेनिफिट करता है। और सर एग्जांपल तो मतलब मैं आपके सामने हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा है सर पूरा का पूरा, वो ऑफलाइन का तो कोई चांस ही नहीं था इस लॉकडाउन में। ग्रेट ग्रेट। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी गेट 2022 या 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं सजेशन सर एक ही चीज़ देना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके कोशिश करना, ऐसा मत देखना कि तुम्हारे पास अभी 10 महीने हैं या 12 महीने हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि आपके साथ बीच में कुछ भी हो सकता है। आपको कोई काम आ सकता है, आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप 1 महीने के लिए कहीं फँस जाओगे, 1.5 महीने के लिए फँस जाओगे। मतलब देयर आर वाइड पॉसिबिलिटीज़ कि आप कहीं भी फँस सकते हो। तो कोशिश करो कि जितना टाइम तुमको सही माइंडसेट में, सही फ्रेम ऑफ माइंड में, सही आसपास की सिचुएशन में मिल रहा है, उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करो और कोर्स को जल्दी ख़त्म करो। जितना जल्दी तुम कोर्स ख़त्म करोगे उतना ज़्यादा तुमको रिवीजन का टाइम मिलेगा। और बेसिकली रैंक से रिवीजन पे बनती है, रैंक कोर्स ख़त्म करने पे नहीं बनती है, रैंक रिवीजन पे बनती है कि कितना अच्छा रिवीजन तुम कर पाते हो। और कितना जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा पेपर में पैनिक कम करोगे। अगर पेपर में गलती से पेपर टफ आ गया, जैसे इस बार ईसीई का हुआ था, बहुत गलत तरीके से आदमी पैनिक करता है। अगर आपकी रिवीजन सही है, मैं भी कुछ टाइम के लिए शुरुआत के आधे घंटे के लिए मैं भी पैनिक स्टेट में था, मेरे भी नर्व्स सेटल नहीं हो रहे थे। और जब आप पैनिक रहिएगा आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को अगर मेरे से पूछोगे कि आप ईएसई में कौन सा सीख लेके जाने वाले हो, तो मैं यही सीख लेके जाने वाला हूँ कि जितना जल्दी मेरा कोर्स खत्म हो जाए कि मैं रिवीजन में अपने टाइम को बहुत ज़्यादा डिवोट कर पाऊँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंट रहोगे और पेपर में उतना पैनिक कम करोगे। और जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो रिवीजन में आइडेंटिफाई होती हैं कि कैसे वो सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और उसको कहाँ रेक्टिफाई करें। Okay, great great. Thank you Piyush for this session and I wishes you for your upcoming journey.